एकेडमिक ज्ञान सेतु के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग प्रतिदिन 10-10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की इस श्रृंखला की ये तीसरी कड़ी है, तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो मुख्य रूप से संविधान के महत्वपूर्ण खंडों पर आधारित है। तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, इसके संदर्भ में देखते हैं विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। डीपीएसपी क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो ये गलत है। और दूसरा है कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दोनों यहाँ पर गलत लग रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। नीति निर्देशक तथ्यों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न करे। आज हम एक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं जिसका कर्तव्य जन साधारण के सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है जिसका पालन राज्यों को करना अभीष्ट है। राज्य का यह कर्तव्य है कि जनता के हित तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए इनको यथाशक्ति कार्यान्वित करने का प्रयास करे। अतः स्पष्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। तो इस तरीके ये इसके कृत्य जो है किसी भी न कार्यपालिका पे ना ही विधायिका पे निर्बंधित करते हैं, बल्कि ये यूँ कह लीजिए कि अगर राज्य जनता का कल्याण चाहती है तो राज्य को जो है क्या करना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक जो है कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कानून बनना चाहिए जिससे कि जनता का अधिक कल्याण हो सके। दूसरा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है सुनिश्चित किया गया है, तो बी वाला ऑप्शन होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ याद रखना, अनुच्छेद 39 घ में प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ जो है ये के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1976 में पारित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में, ये किया गया है मूल कर्तव्य में, सी वाला होगा, मूल कर्तव्य में। इसका नहीं ठीक है, बी वाला ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो इसके अनुसार जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 51 या भारत का विदेशों के साथ संबंध किससे है? अनुच्छेद 51 से। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो भाग 4 में जो डीपीएसपी दिया गया है तो उसमें कौन कौन से हैं इसमें सूचीबद्ध हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोगों ने देख लिया, ये है। समान नागरिक संहिता है 44 में, और छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इसका भी उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये सही होगा, बी वाला।
भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 याद रखना बिल्कुल, समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि ये भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभावी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। यहाँ से मूल कर्तव्य के प्रश्न शुरू होते हैं। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो ये भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़ करके नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ये कब जोड़ा गया है? 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध किस में किया गया है? तो ये किया गया है मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में ही तो बात किया जाता है अखंडता वगैरह की। तो ये देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये भी जो है एक मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ठीक, 11 संख्या होगी ये मूल कर्तव्यों की। 7वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही है। एक निर्वाचक मंडल यानी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यहाँ पर सही है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे की, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के अलावा अब जो है 2 और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जहाँ पर विधानसभा है, तो उनके निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। वो लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर, केवल जम्मू कश्मीर है, लद्दाख में नहीं है। और अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 8वां प्रश्न है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से यानी पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न यदि किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से पदासीन राष्ट्रपति की पद रिक्त होती है तो कब तक भर लेना चाहिए? रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर भर लेना चाहिए। ये सही है ये वाला। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पहले किया जाएगा। 9वां प्रश्न लोग देखते हैं, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति करते समय भी लेता है, विधेयकों की स्वीकृति देने पर इस पे नहीं करता है, तो ये वाला हो जाएगा बी वाला। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति ये भी इससे भी करता है। लोकसभा भंग करना, इसके लिए भी मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। और संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देना, इसे भी जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो इसमें बी वाला हो जाएगा, विधेयकों की स्वीकृति। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा सदनों की पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोक सकेगा।
तो इस तरीके से ये किसमें है, अनुच्छेद 111 में उल्लेख है राष्ट्रपति के विधेयकों से संबंधित। लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए, यानी कौन कौन से जो है प्रतिवेदन है जिसको संसद के पटल पर राष्ट्रपति रखवाता है। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन ये नहीं संबंधित है, और नियंत्रक महापरीक्षक के प्रतिवेदन ये भी रखवाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाता है। तो 1, 3, 4 सी वाला ऑप्शन सही होगा। संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151A और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। तो इस तरीके से 10 प्रश्नों की यह अति महत्वपूर्ण तीसरी सीरीज आज खत्म होती है। चौथे सीरीज के साथ कल फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।